चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है शिकायत निवारण तंत्र, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। जब आप जीएस पेपर 2 देखेंगे जिसमें आपका पॉलिटी गवर्नेंस ये सब है, वहाँ पर आप मेंस का सिलेबस बता रहा हूँ, उसमें ये स्पष्ट रूप से मेंशन है, लिखा हुआ है, जाकर आप खुद देखिएगा। वहाँ पर लिखा हुआ है विवाद निवारण तंत्र और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शिकायत निवारण तंत्र। बस अंतर इतना ही है, मतलब जो विवाद वहाँ पर लिखा हुआ था यहाँ पर शिकायत लिखा हुआ है। इंग्लिश सेम ही होगा, बस अंतर यह है कि हिंदी थोड़ा सा हो सकता है ट्रांसलेशन में परिवर्तन हो और कुछ नहीं हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास इस जो ये टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसका शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये मेंस के एग्ज़ाम में मेंशन्ड है जो सिलेबस है उसमें, तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा और कुछ नहीं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं करंट अफेयर्स क्या है। हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय MOPPG&P ने लोक शिकायतों से निपटने के लिए, मीन्स क्या है, लोक शिकायतों से निपटने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक बात है। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ध्यान रखिएगा। ये जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इनका उद्देश्य शिकायत निवारण तंत्र को समयबद्ध, सुलभ, सार्थक बनाना। शब्दों पे गौर करिएगा। जब आप लिखेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको शब्द नहीं मिलेंगे। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, अगर नहीं पता है तो आप एक बार प्रैक्टिस कर खुद देख लीजिए। आपको लगेगा कि मैं लिख दूँ, क्या आ रहा है समझ में लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो शब्दों को ध्यान रखिएगा। समयबद्ध, सुलभ, सार्थक, 3 शब्द। कौन सा मंत्रालय है, मंत्रालय याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका शुरू होगा क्या, डिस्कशन शुरू होगा। मुख्य दिशा निर्देशों पर एक नज़र। अब जो दिशा निर्देश जारी किए गए उसके बारे में क्या बात हो रही है। नागरिकों की शिकायतों का समाधान सिंगल विंडो यानी एक जगह से करने के लिए CP ग्राम्स प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट। जैसे बात आ जाए CP ग्राम्स, इसका मतलब प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आपकी थोड़ी सी निगाहें जो है पैनी हो जानी चाहिए, तेज हो जानी चाहिए कि ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू तो भाई पूछी जा सकती है, कुछ भी पूछा सकता है। CP ग्राम्स के साथ एक एकीकृत यूज़र फ्रेंडली शिकायत दर्ज करने वाला प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। किसके साथ में, CP ग्राम्स। अगर आपको नहीं पता जाकर एक बार गूगल मारिएगा, गूगल सर्च करिएगा CP ग्राम्स को, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि है क्या बेसिकली ये। इसमें क्या है कि इससे क्या होगा, इससे शिकायतों के दोहराव की समस्या को हल करना। या देखिएगा, शिकायत जो होती है उनके दोहराव की समस्या उसको हल करना तथा कई पोर्टल्स पर एक ही शिकायत के समाधान में लगे एक से अधिक अधिकारियों के समय और प्रयास की बचत होगी। क्या क्या कि एक ही शिकायत के समाधान में लगे एक से अधिक अधिकारियों के, होता क्या है कभी कभी कि एक ही समस्या होती है तो उसको कई लोग मिल करके सॉल्व करते रहते हैं, कई अधिकारी, जिससे कि एक ही व्यक्ति सॉल्व कर सकता था। तो इसके भी इसमें क्या होता था कि समय बहुत ज़्यादा जाता था, तो उस समय बचाने की बात हो रही है। ठीक है। उसके बाद क्या है, सभी मंत्रालयों विभागों में लोक शिकायतों के समाधान हेतु, सभी मंत्रालय विभागों में लोक शिकायतों के समाधान हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे। ये अधिकारी शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक, एक त्वरित मतलब तुरंत, तत्काल मतलब जल्दी में, और निष्पक्ष मतलब न्यूट्रल होकर के, बिना किसी पक्षपात के, और कुशलतापूर्वक मतलब उनकी जो है दक्षता होनी चाहिए। ये चीज़, ये 3 सब त्वरित, निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक समाधान सुनिश्चित करेंगे। ठीक है। प्रत्येक मंत्रालय विभाग में योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी रखने वाले डेडिकेटेड शिकायत प्रकोष्ठ, शब्द शिकायत प्रकोष्ठ याद रखिएगा, ये मेंस की राइटिंग में दिखना चाहिए। शब्द जो है ये दिखना चाहिए, शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे। तो उम्मीद है कि यही बात क्लियर है। प्रभावी शिकायत निवारण की मौजूदा समय सीमा 30 दिन
ये याद रखिएगा फैक्ट प्रीलिम्स के लिए। 30 दिन से घटाकर कितना कर दी गई है, 21 दिन कर दिया गया है। 30 दिन से घटा करके 21 दिन किया गया, मतलब कितना कम किया गया, 9 दिन। एक हफ्ता मत कम कर लीजिएगा, 9 दिन कम करिए, 2 दिन कम करके, 2 दिन और बढ़ा करके, तो 30 दिन से घटा कितना कर दिया गया, 21 दिन। क्लियरिटी, प्रीलिम्स के लिए क्लियरिटी बहुत जरूरी है। मंत्रालय विभागों में की रैंकिंग के लिए मासिक आधार पर शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक जारी किया जाएगा। क्या जारी किया जाएगा, शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक। अभी देखिए नया सूचकांक लग रहा है ना, नया टाइप, कुछ ध्यान रखिएगा इस पर नज़र। आपके पास ये इतना तो होना चाहिए मेंस में कि शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक, नंबर यहीं से बढ़ेंगे तो 1 नंबर, और कुछ नहीं होगा। 2024 के नीतिगत दिशा निर्देश 10 चरणीय सुधार प्रक्रिया के साथ किए गए प्रौद्योगिकी सुधार को दर्शाते हैं। गौरतलब है कि सरकार ने 2022 में सीपी ग्राम्स के तहत, किसके तहत, सीपी ग्राम्स के तहत 10 चरणीय सुधार लागू किए थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप डायमेंशन देखते रहिएगा कि ये गवर्नेंस भी आ सकता है, पेपर में तो है, सेकंड पेपर में सब कुछ है, बाकी इसका आप कहीं और भी जगह यूज कर सकते हैं। इससे आपका इथिक्स वाले पोर्शन में, वहाँ पर आपका प्रयोग थोड़ा सा कर सकते हैं, या आप निबंध में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा तैयार रहिए। सीपी ग्राम्स में 10 चरणीय सुधार। अब अगर ये चीज़ प्रीलिम्स में आ जाए, सीपी ग्राम्स में सुधार के बारे में बात पूछ ले, तो आपको 10 के 10 पॉइंट पे थोड़ी थोड़ी समझ होनी चाहिए, या कुछ तो ये होना चाहिए कि पढ़ा गया है। लेकिन अगर आप इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो आप 3-4 भी याद रखेंगे ना, तो कम से कम लिख देंगे कि हाँ सीपी ग्राम्स में 10 चरणीय सुधार में से सुधार में 3-4 पॉइंट शामिल हैं। तो एग्जामिनर को ये बात लग जाएगा कि हाँ आपने पढ़ा है कम से कम, कि मतलब कि आपको सीपी ग्राम्स में 10 चरणीय सुधार के बारे में कुछ पता है। लेकिन वहाँ पर जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, वहाँ पर ये नहीं चेक करना है कि कुछ पढ़ा है, वहाँ पर ये चेक करना होता है कि आप क्लियरिटी है कि नहीं, आपने सीपी ग्राम से ही पढ़ा है या कुछ और भी पढ़ा है इसी में, ये देखना होता है। खैर आगे पॉइंट बढ़ते हैं। सीपी ग्राम 7.0 का सभी के लिए उपयोग सुनिश्चित करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का उपयोग करके तकनीकी बढ़ावा। सीपी ग्राम्स पोर्टल का 22 अनुसूचित भाषाओं में भाषा अनुवाद। अब ये 22 अनुसूचित जो भाषाएं हैं, ये क्या है, इनके बारे में क्या कुछ प्रावधान है, आपको जाकर एक बार जरूर सर्च करना चाहिए गूगल पर कि क्या है इसके बारे में, क्या कुछ नया है या आपको पता ही नहीं पता है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ। शिकायत निवारण सूचकांक का कार्यान्वयन। देखिए टॉपिक क्या था, शिकायत निवारण तंत्र या विवाद निवारण तंत्र, लेकिन यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, सूचकांक बात कर रहे हैं। तो वही जो सिलेबस में लिखा हुआ है आपका शब्द, मतलब कि जो पूरा के सिलेबस में है, उसी में सूचकांक आ रहा है, बस अंतर इतना ही है। सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, सिलेबस नहीं पता हो तो आप समझ नहीं पाएंगे ना मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, या जो इसमें लिखा गया है बुकलेट में सही लिखा गलत लिखा गया है, तभी आपको महत्व समझ में आएगा उसका। फीडबैक कॉल सेंटर का संचालन। फीडबैक कॉल सेंटर का संचालन। उसके बाद छठा पॉइंट क्या है कि सीपी ग्राम्स पोर्टल के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा, सीपी ग्राम्स पोर्टल के साथ साथ राज्य और भारत सरकार के अन्य पोर्टल्स का एकीकरण कर एक राष्ट्र एक पोर्टल। देख रहे हैं ना, अभी एक राष्ट्र एक पोर्टल, अभी इसके पहले हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे कि एक राष्ट्र एक चुनाव, अगर आप लोग श्रृंखला में बने हैं आपको बात पता होगा, तो एक कुछ दिख रहा है ना मिलता जुलता, कि एक राष्ट्र एक चुनाव या एक राष्ट्र एक पोर्टल, इस तरह से कुछ चल रहा है। तो आप सोचेंगे भी ना, तब कभी आपके पास दिमाग में डाउट नहीं आएगा कि नहीं मैं गलत सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ, कभी आपको इस बात का डाउट नहीं आएगा। सभी सामान्य सेवा केंद्रों में सीपी ग्राम्स की उपलब्धता के साथ समावेशिता और पहुंच। सेवोत्तम योजना प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आ जाए क्वेश्चन में कि सेवोत्तम योजना क्या है, तो कम से कम ये पता हो कि इसमें होता क्या है सेवोत्तम योजना में। हालांकि पॉइंट तो कई रहेंगे ऑप्शन, लेकिन उसमें से एक ही सही मिलेगा, तो उस एक को सही पहचानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सेवोत्तम योजना के तहत शिकायत निवारण अधिकारियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। उसके बाद क्या है, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करना।
उसके बाद क्या है, डेटा एनालिटिक्स के लिए डेटा स्ट्रेटजी यूनिट की स्थापना। किसके लिए? डेटा एनालिटिक्स के लिए डेटा स्ट्रेटजी यूनिट की स्थापना। ये आपके हैं सीपी ग्राम्स के अंतर्गत जो है कुछ 10 पॉइंट। इसमें से आप 3-4 भी याद रखें तो आपके लिए मेंस के लिए काम करेगा। और कुछ जो मेन पॉइंट जैसे सेवोत्तम योजना हो गया, या एक राष्ट्र एक पोर्टल जो कि सीपी ग्राम्स के पोर्टल के साथ साथ है, तो ये पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा कभी कभी स्टेटमेंट आ जाता है, उसके लिए तैयार रहिएगा। अब बात करते हैं जो सिलेबस में लिखा गया उसके बारे में, शिकायत निवारण तंत्र के बारे में, GRM। ठीक है, किसी संगठन का शिकायत निवारण तंत्र, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट, किसी संगठन का शिकायत निवारण तंत्र उसकी प्रभावशीलता के मापन हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण है। उसकी प्रभावशीलता, ध्यान दीजिएगा, महत्व अलग चीज़ है, प्रभावशीलता अलग चीज़ है। तो यहाँ पर प्रभावशीलता की बात हो रही है, क्योंकि यह किसी भी संगठन के कामकाज के बारे में फीडबैक प्रदान करता है। किसी भी संगठन के कामकाज के, मतलब किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, किसी भी संगठन के कामकाज के बारे में फीडबैक प्रदान करता है। तो ये कम से कम ये पता होना चाहिए कि इस शिकायत निवारण तंत्र है क्या। आगे देखते हैं क्या है। GRM के आधारभूत सिद्धांत के अनुसार, अब GRM का आधारभूत सिद्धांत की बात हो रही है, मतलब इसका कोर वैल्यू क्या है, कोर प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में बात हो रही है। यदि नागरिकों को वादा किए गए स्तर की सेवा प्रदान नहीं की जाती है, किसकी बात हो रही है? नागरिकों की। अब नागरिकों जैसे चर्चा होता है आपके दिमाग में, एक जो एम लक्ष्मीकांत में नागरिकों के बारे में, नागरिकता के बारे में चर्चा हुई है, वहाँ पर जाकर थोड़ा सा आपके दिमाग में व्यू पता होना चाहिए, हाँ क्या है, कैसे है, आर्टिकल क्या है, नागरिकता का महत्व क्या है, क्या कुछ स्पेशल सुविधाएं मिलती हैं नागरिकों को, नहीं मिलती है, ऐसा कुछ आपको सब पता होना चाहिए। तो यदि नागरिकों को वादा किए गए स्तर की सेवा प्रदान नहीं की जाती है, या उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है या उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उनके पास शिकायत दर्ज करने और जिम्मेदार प्राधिकारी से समाधान प्राप्त करने, मतलब एक तरफ समाधान की भी बात हो रही है और दूसरी तरफ शिकायत दर्ज करने की भी बात हो रही है। ध्यान रखिएगा कि एक तरफ क्या है कि शिकायत दर्ज करने और जिम्मेदार प्राधिकारी से समाधान प्राप्त करने के लिए उचित शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। अगर बात करें कि शिकायत निवारण तंत्र क्यों होना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ कि शिकायत दर्ज हो, और उसके बाद क्या होना चाहिए कि जिम्मेदार प्राधिकारी से समाधान। उम्मीद है ये भी बात क्लियर हो रही होगी। उसके बाद क्या आता है कि केंद्र सरकार के स्तर पर, पॉइंट कहाँ पर है, केंद्र सरकार बात हो रही है। देखिए अंतर समझिएगा, केंद्र की बात हो रही है, केंद्र मतलब केंद्र का मतलब ये नहीं पूरा भारत बात हो रही है, केंद्र का मतलब केंद्र है, ठीक है ना। केंद्र का मतलब ये है कि राज्य से अलग भी हट के कुछ पावर होती है केंद्र की, ठीक है ना, और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो कि केंद्र के पास नहीं होती, केवल राज्य के पास होती है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पता चले केंद्र की बात हो रही तो आप पूरा भारत समझ रहे हैं, ठीक है। केंद्र सरकार के स्तर पर शिकायतों से निपटने के लिए 2 नामित नोडल एजेंसियां हैं। कौन कौन? देखिए, केंद्र सरकार के स्तर पर, राज्य के स्तर पर हो सकता है अलग कुछ होगा, लेकिन केंद्र सरकार के स्तर पर शिकायतों से निपटने के लिए 2 नामित नोडल एजेंसियां कौन कौन सी हैं? MOPPG&P के अधीन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, DARPG। कैबिनेट सचिवालय के अधीन लोक शिकायत निदेशालय, मतलब देखिए जो कि सिविल सेवा के लिए आपको ये बात पता होगा कि अगर सबसे ऊपर का पद है कौन सा है, कैबिनेट सचिव। तो कैबिनेट सचिवालय की बात हो रही, जिनके अधीन क्या है, लोक शिकायत निदेशालय। अब यहाँ से आप ये बात समझ लीजिए कि लोक शिकायत कितना महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसे कैबिनेट सचिवालय के अधीन की बात हो रही है, अधीन है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि शिकायत निवारण की स्थिति, सीपी ग्राम्स पोर्टल ने 2022-24 की अवधि में लगभग 60 लाख लोक शिकायतों का निवारण किया है। यह अचीवमेंट है। मेंस अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको सीधे सीधे कोट कर सकते हैं, हाँ ऐसा कुछ है, डाटा है ये। साथ ही इसने मंत्रालयों, विभागों और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 1.01 लाख शिकायत निवारण अधिकारियों की मैपिंग की है।
ये अब हर चीज़ तो नहीं लिख सकते मेंस में ना, तो कुछ ही लिख सकते हैं। जैसे 60 लाख, चलिए शिकायत ये लिख सकते हैं। अब हर चीज़ डाटा लिखेंगे तो लिख ही नहीं पाएंगे, भर जाएगा पेज ही पूरा। उसके बाद क्या है, सीपी ग्राम्स 24x7 24x7 उपलब्ध एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये महत्व समझ में आ रहा है सीपी ग्राम्स का। यह नागरिकों को सेवा वितरण से जुड़े किसी भी विषय पर लोक अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करता है। लोक अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि भारत सरकार और राज्य के सभी मंत्रालयों विभागों से जुड़ा एक सिंगल पोर्टल है। मतलब क्या, अब यहाँ देखिए भारत सरकार और राज्य के सभी मंत्रालय विभागों से जुड़ा, मतलब एक तरफ भारत सरकार की बात हो रही है और एक तरफ राज्य की बात हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन दिख रहा है आपको ना, कि मतलब कि एक समावेशता दिख रहा है, कि एक कहिए कि लिंकेज दिख रहा है। यहाँ से ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी। इस पोर्टल की खास विशेषता यह है कि यह अधिकारियों को शिकायतों तक भूमिका आधारित पहुँच प्रदान करता है। ये भी थोड़ा सा नॉर्मल पर सोच से ध्यान रखिएगा। अब बात क्या आती है कि देखिए मेंस का ही टॉपिक चल रहा है जो कि सिलेबस में मेंशन्ड है, अब उसी बारे में चर्चा हो रही है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि शिकायत निवारण तंत्र का महत्व क्या है, जो आपके सिलेबस में ऑलरेडी, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ सिलेबस, इससे हमको ऑथेंटिसिटी मिलती है और कुछ नहीं होता है, कि हमको ये बात पता चलती है कि हम जो पढ़ रहे हैं कि एकदम सही पढ़ रहे हैं, हम फर्जी वाला बात नहीं कर रहे हैं कि मतलब कि सिलेबस में है ही नहीं, ज़बरदस्ती ज्ञान दिए जा रहे हैं आपको, बड़ी बड़ी बातें किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी बातों से यूपीएससी नहीं निकलेगा। यूपीएससी को अपने लिए जो है योग्य कैंडिडेट चाहिए। यूपीएससी को बहुत टैलेंटेड लोग नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना, कि यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग व्यक्ति चाहिए। यूपीएससी के बहुत प्रकांड विद्वान नहीं चाहिए। अगर प्रकांड विद्वान चाहिए होता तो फिर तो कुछ और सोचता यूपीएससी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैं बार बार सिलेबस बारे में इसलिए बता रहा हूँ, सिलेबस आपका पता होना चाहिए। शिकायत निवारण तंत्र का महत्व, अब बात आ रही कि शिकायत निवारण तंत्र का महत्व क्या है। देखिएगा, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास पैदा करता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे आपको कहीं पर लिखने को मिले एक शिकायत निवारण तंत्र का महत्व क्या है, तो ये लाइन जरूर आनी चाहिए, सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास। सरकार और नागरिक, एक तरफ सरकार है, एक तरफ सिटीजन है, गवर्नमेंट एंड सिटीजन, तो इनके बीच जो है विश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है शिकायत निवारण तंत्र का। उसके बाद क्या है, यह सरकारी अधिकारियों और संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। सरकारी अधिकारियों और संस्थाओं की जवाबदेही इथिक्स में आपके लिए तो बार बार अब देखे ही होंगे, अगर आपने सिलेबस पता होगा या आपने जो पीवाईक्यू देखा होगा, तो जवाबदेहिता पर बहुत फोकस होता है यूपीएससी का। ये बात भी उम्मीद है आपको क्लियर होगा कि यह सरकारी अधिकारियों और संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। उसके बाद क्या है कि नागरिकों के फीडबैक के आधार पर, किसके फीडबैक के आधार पर, नागरिकों की बात हो रही है, लोगों की फीडबैक नहीं बात हो रही है। लोगों और नागरिकों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा कि नागरिकों के फीडबैक के आधार पर सरकारी उपायों में बाधाओं की पहचान करने में सहायता करता है। सरकारी उपायों में बाधाओं की पहचान करने में सहायता करता है। ये भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा। यह नागरिकों और विसल ब्लोअर्स, अब देखिए नागरिक की बात हो रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ लोग की बात नहीं हो रही, नागरिकों की बात हो रही है। और विसल ब्लोअर्स, अगर आपको विसल ब्लोअर नहीं पता है, जाकर गूगल सर्च मारिएगा, सर्च करिएगा कि विसल ब्लोअर्स क्या है। विसल ब्लोअर्स एक तरह से कह लीजिए ना कि जैसे किसी संस्था में काम कर रहे हों कुछ लोग, जहाँ पर कुछ गलत चीज़ें हो रही हों, तो उसी में से एक व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से उस बात को लीक कर देता है, मतलब किसी को, ऑथेंटिक व्यक्ति को बात बता देता है, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को बात बता देता है किस तरीके से, जिससे कि वो समस्या दूर हो जाए। ऐसे ही कुछ काम जो है, यही काम क्या होता है, विसल ब्लोअर का होता है। बेसिक वस्तु से पता रखिए, ठीक है। के लिए एक सुरक्षित चैनल प्रदान करके भ्रष्टाचार से निपटने में सहायक है। मतलब क्या, मतलब विसल ब्लोअर्स भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कुछ ऐसा हथकंडा अपनाते हैं। मतलब हथकंडा कहीं, बल्कि ये कहिए कि एक माध्यम है, बस इतना ही, माध्यम तक रखिए।
उसके बाद क्या आता है, अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है कौन? शिकायत निवारण तंत्र। औपचारिक शिकायत प्लेटफॉर्म, औपचारिक शिकायत प्लेटफॉर्म संभावित लोक असंतोष को रोकता है। औपचारिक शिकायत प्लेटफॉर्म संभावित लोक असंतोष को रोकता है। तो ये 5-6 पॉइंट हैं। आप इसको अगर याद रहेगा तो कम से कम इतना रहेगा कि अगर आपके सामने ये क्वेश्चन बन के आता है कि शिकायत निवारण तंत्र का महत्व क्या है, या इससे रिलेटेड कुछ और भी महत्व आए, तो महत्व में कम से कम आप ये बता सकते हैं हाँ ये चीज़ होती है। एक अगर थोड़ा सा भी लिंकेज मिल जाए लिखने को, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ है कि शिकायत निवारण तंत्र, शिकायत निवारण के लिए शुरू की गई अन्य पहलें। अब ये पहलें जो है ना, ये मेंस के लिए ठीक है आप यूज करेंगे, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दिखेगा आपको, कैसे दिखेगा। सबसे पहली चीज कि संवैधानिक कहाँ पहुंच गए भाई साहब, थोड़ा सा। सबसे पहले क्या है, संवैधानिक और वैधानिक संस्थान। भारत में ऐसे कई संस्थान, सीवीसी, लोकायुक्त, एनएचआरसी, एसएचआरसी। नहीं पता है, एम लक्ष्मीकांत में जाइए, सीवीसी भी मिल जाएगा, लोकायुक्त मिल जाएगा, एनएचआरसी मिल जाएगा, एसएचआरसी मिल जाएगा। आराम से शांति से पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ना है। देखिए आप ये नहीं सोचिए कि शॉर्टकट में मैं ऐसे कर दूँ वैसे कर दूँ, वो समय अब नहीं रहा गया है। आपको जब तक डिटेल अंडरस्टैंड, और क्यों एम लक्ष्मीकांत तो पढ़ना ही है ना, तो पढ़ते चलिए बीच बीच में 2-3 टॉपिक जो बीच में जो करंट अफेयर्स में आए उसको जाइए, आधा घंटा 1 घंटा मुश्किल से लगता है, पढ़ लीजिए, रिवीजन होता रहेगा साथ साथ में, ठीक है। संवैधानिक, इसमें क्या है, भारत में ऐसे कई संस्थान हैं जिन्हें भ्रष्टाचार, लोक सेवकों द्वारा पद के दुरुपयोग, लोक सेवकों द्वारा पद के दुरुपयोग, ध्यान दीजिएगा शब्द क्या कह रहे हैं कि लोक सेवक की बात हो रही है, मतलब कि ये जो जिसकी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में लोक सेवकों के आचरण में लापरवाही, किसके? लोक सेवक, मतलब कि पहली ये संवैधानिक और वैधानिक संस्थान की बात हो रही है, इसमें लोक सेवक को बहुमुख्य रूप से दिखाया जा रहा है। आदि से जुड़ी शिकायतों की जांच करने का अधिकार है, आदि से जुड़ी शिकायतों की जांच करने का अधिकार है। तो उम्मीद है कि ये पूरी बात आपको ध्यान में रहेगी। अब बात क्या आती है कि शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक, शिकायत निवारण तंत्र नहीं, शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक, GRAI। यह सूचकांक संसदीय अस्थायी समिति की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? संसदीय अस्थायी समिति की सिफारिश पर इस मिनिस्ट्री के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG ने तैयार किया है। किसने तैयार किया है? DARPG ने। मन करे ये नाम याद रखिए, शब्द याद रखिएगा, क्योंकि जब ये शब्द आपके मेंस में दिखेंगे ना तो ये अलग करेगा थोड़ा सा लोगों से, कंपटीशन को अलग करना ही है। इस सूचकांक का उद्देश्य अलग अलग संगठनों की तुलनात्मक तस्वीर पेश करना है। इस सूचकांक का उद्देश्य, अभी जो बात हो रही कौन सा? GRAI, इसकी बात हो रही है। GRAI, यही पूछ रहेगा कि GRAI इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य पता होना चाहिए कम से कम। और वैसे भी मेंस से लिखेंगे तो पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में ना भी क्वेश्चन आए कम से कम मेंस में अगर आप लिखेंगे तो पता होना चाहिए कि आप सुन रहे हैं कि GRAI ये है क्या, तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए। अलग अलग संगठनों की तुलनात्मक तस्वीर पेश करना तथा शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में संगठनों की क्षमता और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करना। वैसे ही सामान्यतः याद रखिए। अब जैसे देखिए, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रगति। अब आ जाएगी, हाल ही में प्रगति चर्चाओं में था, तो कम से कम ये बात पता होनी चाहिए ना कि प्रगति के बारे में है क्या, क्या फुल फॉर्म पता हो तब भी तो काम चलेगा ना। कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस, ये तो स्टेट के लिए, स्टेट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। यह एक बहुउद्देशीय और मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है, एक बहुउद्देशीय और मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्थापित किया। प्रगति जो बात आ रही है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है।
आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे अगर इसका फुल फॉर्म आपको पता रहेगा और आपसे पूछा जाएगा इसका मंत्रालय कौन सा है, किसने स्थापित किया है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन बात हो रही है। तो आपको कभी सोच ही नहीं पाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसको शुरू किया होगा। तो ध्यान रखिएगा किसने स्थापित किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या, देखिए इसका उद्देश्य आम आदमी की शिकायतों का समाधान करना है। इसका उद्देश्य आम आदमी की शिकायतों का समाधान करना है। साथ ही केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अलग अलग योजनाओं एवं परियोजनाओं की निगरानी व समीक्षा करना भी इसका एक अन्य उद्देश्य है। क्या क्या, अलग अलग योजनाओं और परियोजनाओं की निगरानी व समीक्षा, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक देखिए एक नया चीज़ दिख रहा है आपको, ई निवारण बात समझ, ई निवारण अधिक क्या है, यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की पहल है। सबसे पहले ये पता हो कि पहल किसकी है, ई निवारण की बात हो रही है तो ये पहल किसकी है, तो ये पहल है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। ये एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य करदाताओं की शिकायतों को तेजी से ट्रैक करना, किसकी, जो टैक्स पेयर हैं उनकी जो शिकायत है उसको ट्रैक करने की बात हो रही है और उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना, मतलब ई निवारण की बात हो रही है। तो सबसे पहले क्या है, शिकायतों को तेजी से ट्रैक करना, उसके बाद उनका क्या है कि शीघ्र समाधान की बात हो रही है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आता है क्या, नागरिक चार्टर। क्या आता है, नागरिक चार्टर पहल उन समस्याओं को हल करने का एक साधन है। कौन समस्या, नागरिक चार्टर जा करके किताब में आपको शायद लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा ना, तो गवर्नेंस में कोई अगर आपके पास बुकलेट होगा, गवर्नेंस में तो श्योर मिल जाएगा, गवर्नेंस की अगर आपके पास कोई बुकलेट हो, कोई नोट्स हो, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको जो है जरूर मिल जाएगा नागरिक चार्टर। तो थोड़ा सा जो है पढ़ लीजिएगा। वैसे बस चलिए अगर आपके पास नोट्स होगा तो नोट्स में जरूर कवर हुआ होगा वो। ठीक है, नागरिक चार्टर पहल उन समस्याओं को हल करने का एक साधन है। देखिए लक्ष्मीकांत ने गवर्नेंस की बुक आती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता होनी चाहिए। जिनका एक नागरिक लोक सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों से लोक सेवा प्राप्त करते समय सामना करता है। क्या कहा कि नागरिक चार्टर पहल उन समस्याओं को हल करने का एक साधन है, ध्यान रखिएगा, जिनका एक नागरिक लोक सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों से लोक सेवा प्राप्त करते समय सामना करता है। बस वैसे याद रखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप जो है क्लियर हो जाएंगी। अब क्या आता है कि शिकायत निवारण तंत्र से जुड़े मुद्दे। शिकायत निवारण तंत्र से जुड़े मुद्दे, देखिए शिकायत निपटान में देरी। सबसे पहले क्या है कि शिकायत निपटान में देरी, इसमें क्या है कि नौकरशाही संबंधी बाधाएं। देख लीजिए कि नौकरशाही से संबंधित बाधाएं होती हैं। आपको इसको लिखने में संकोच नहीं करना है कि नहीं हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हम आईएएस का एग्जाम लिख रहे हैं, हम आईएएस बनेंगे तो हम कैसे बुराई करें। देखिए लिखा गया है कि नौकरशाही संबंधी बाधाएं, सीमित संसाधन। आप इसको कई रूप में इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव दिखा सकते हैं, जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव दिखा सकते हैं। ये तो आपको, हालांकि ये तो केवल यहाँ पर यूज करने की बात है सीमित संसाधन। अगर इसके बारे में चर्चा करने की बात है सीमित संसाधन बारे में, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा इसको जो है दिखा सकते हैं। या अकुशल कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा हो रही है। अकुशल कार्यप्रणाली के कारण शिकायतों के समाधान में देरी होती है। इससे नागरिकों में निराशा और सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा बात कि अविश्वास, ये पूरा टॉपिक ही है किस पे, कि निराशा और के नागरिकों में निराशा और सरकार के प्रति अविश्वास। ये जो पूरा जो है शिकायत निवारण तंत्र है, ये विश्वास की ही ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है, ये देखिए भ्रष्ट आचरण। अब ये भ्रष्ट आचरण किसके बारे में चर्चा करेगा, ये ध्यान दीजिएगा।
कुछ शिकायत निवारण तंत्र भ्रष्टाचार से प्रभावित होते हैं। ये तो बात आप कॉमन सी बात का आप इतना समझते हैं कि कुछ जो है शिकायत निवारण, सभी नहीं, ध्यान दीजिएगा, शब्दों को ध्यान दीजिएगा, सभी शिकायत निवारण तंत्र की बात नहीं है। कुछ शिकायत निवारण तंत्र भ्रष्टाचार से प्रभावित होते हैं, जहाँ अधिकारियों द्वारा क्या किया जाता है, रिश्वत मांगने या शिकायतों के समाधान में जानबूझकर देरी या हेरफेर करने की घटनाएं सामने आती हैं। तो ये भी थोड़ा सा वैसे याद रहे दिमाग में, तो ये पॉइंट जरूर याद रहे, ये वाला पॉइंट, ये जो छोटा छोटा है ना, ये पॉइंट जरूर याद रहना चाहिए। मान लेते हैं ये जो लिखा हुआ है मेंशन के आप नहीं याद कर पाते, कम से कम ये तो पता रहे कि आप लिखेंगे पॉइंट क्या, पॉइंट ही नहीं लिख पाएंगे मतलब क्या रह गया फिर। एकीकरण का अभाव, राज्यों के अलग अलग क्षेत्र को जैसे सार्वजनिक, अब ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमी वाला पोर्शन है ये, मैं बार बार कहता हूँ ना कि आप GS2 पेपर पढ़ेंगे तो GS3 भी आ जाएगा, GS1 भी आ जाएगा, GS4 भी आ जाएगा, एथिक्स भी। बस अंतर इतना है कि आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि एक रास्ते में चल रहे हैं। सपोर्ट सबका लेता रहिए, सभी पेपर का सपोर्ट लेता रहिए, लेकिन चलना है आपको GS2 के पेपर की तरह, बस अंतर इतना है। राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये देखिए पेपर 3, उपभोक्ता अधिकार पेपर 3 में शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म की बहुलता के कारण नागरिकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज करना और उन्हें क्या करना है, और उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये भी चीज़ जो है ध्यान रखिए, ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ शिकायत करना भी जो है मुश्किल हो जाता है। उसके बाद क्या पॉइंट है, डिजिटल डिवाइड। ये तो शायद आपने शब्द ही नहीं सुना होगा, अगर आप नए हैं और नए होकर इस फील्ड में आए UPSC की जर्नी में, तो आपको डिजिटल डिवाइड शब्द ही नहीं सुना होगा आपने। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कई नागरिकों की ऑनलाइन शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक इंटरनेट या डिजिटल साक्षरता तक पहुंच की कमी। मतलब डिजिटल डिवाइड से मतलब ये होता है कि किसी को डिजिटल के बारे में जानकारी है और किसी को नहीं है। अब जिनके पास डिजिटल जानकारी नहीं है उनको अपनी समस्याओं को सॉल्व करने, योजनाओं का लाभ उठाने या इन सब कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, यही अंतर होता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात क्या आती है आगे की राह। आगे की राह क्या है, देखिए ये है सेकंड ARC की कुछ सिफारिशें। द्वितीय प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिश है। इसमें क्या है, आयोग ने राज्यों को देरी, उत्पीड़न या भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने के लिए एक स्वतंत्र लोक शिकायत निवारण प्राधिकरण स्थापित करने की सलाह दी है। क्या कहा, आयोग ने लोगों को देरी, उत्पीड़न या भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने के लिए एक स्वतंत्र लोक शिकायत निवारण प्राधिकरण किसने दिया है, सेकंड ARC ने। सेकंड ARC जहाँ पर मेंशन करने का मौका मिले आप तो मेंशन में करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अपने आप में सेकंड ARC एक ऑथेंटिक है। उसके बाद क्या है, सरकारी संगठनों को प्राप्त शिकायतों का गहन विश्लेषण करना चाहिए। किसको, सरकारी संगठनों को, जो सरकारी संगठन है अगर उनको शिकायत मिलती है तो उसका एनालिसिस करना चाहिए उनको, तथा इसके बाद उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके बाद लोक शिकायतों के कारण बनने वाले मूल कारकों को खत्म करने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी बात जो है क्लियर है। उसके बाद क्या आता है कि कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय अस्थायी समिति की सिफारिशें। संसदीय अस्थायी समिति अगर नहीं पता है जाके गूगल पर सर्च करिएगा। बेसिकली ये संसदीय अस्थायी समिति है कौन सी, यह समितियां होती क्या हैं, M लक्ष्मीकांत आपको मिल जाएगा कि संसदीय समितियां क्या होती हैं, समिति के बारे में क्या होता है, उनका क्या काम है, ये सब थोड़ा सा जो है उसमें जो पढ़ लीजिए अगर M लक्ष्मीकांत में। ये जो बता रहा हूँ एक एक आर्टिकल जो एक लेक्चर होता है उसमें जो जो टॉपिक मैं चर्चा कर रहा हूँ आप जाकर के स्टडी जरूर पढ़ते रहिए, बहुत टाइम नहीं लगता, सच बता रहा हूँ। बस अब एक बार 2 बार टाइम दे देंगे तो आराम से हो जाएगा। इसमें क्या है, शिकायत निवारण प्रणाली सुलभ, सरल, त्वरित, निष्पक्ष, उत्तरदायी और प्रभावी होना चाहिए। शब्द देखिए, मैं बार बार कहता हूँ शब्दों पर गौर करिएगा। शिकायत निवारण प्रणाली सुलभ, सरल, त्वरित, निष्पक्ष, उत्तरदायी और प्रभावी होनी चाहिए।
उसके बाद आता है कि समिति ने सुझाव दिया कि लोक शिकायत निवारण तंत्र को आरटीआई अधिनियम 2005 की तर्ज पर वैधानिक रूप से स्थापित करना चाहिए। अब आरटीआई अगर आपको पता है तो ठीक है, और नहीं तो आरटीआई अधिनियम बारे में 2005 जा करके एनालिसिस करिएगा। बस कुछ नहीं, गूगल पर सर्च करके ये देख लीजिए कि बेसिकली है क्या। अगर नहीं पता है तो, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता जरूर जाकर कम से कम ये तो देखिए कि है क्या, बात क्या हो रही आरटीआई अधिनियम में। तो इससे क्या होगा, समझने में आसानी होगी। इससे यह सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों आदि के लिए अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा सभी शिकायतों को उनके अंतिम निपटान तक आगे बढ़ाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित होगी। सभी शिकायतों को उनके अंतिम निपटान, ये महत्वपूर्ण होता है भाई। किसी समस्या है, कोई समस्या है, उसको सॉल्व करने के लिए जब तक आप लास्ट कंक्लूजन नहीं उसको फिनिश करेंगे तब तक क्या मतलब निकला, बीच में छोड़ने से कोई मतलब नहीं निकलता ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, विकेंद्रीकृत निवारण। शिकायत निवारण तंत्र को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है केवल एक ही जगह पर बना रहे। विकेंद्रीकृत करने का मतलब ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब अगर एक ही जगह पर है सारी चीज़ें तो इसको और जगह भी भेजना चाहिए ताकि जो है समस्याओं का समाधान और आसानी से हो सके। देखिए क्या लिखा है, ऐसा करके स्थानीय या क्षेत्रीय कार्यालयों को मुद्दों को हल करने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है। साथ ही केंद्रीय अधिकारियों पर कार्य भार को कम किया जा सकता है। केंद्रीय अधिकारियों पर क्यों, विकेंद्रीकृत करके। कैसे किया जाएगा, विकेंद्रीकृत कर किया जाएगा, नहीं तो वो खुद ही परेशान हो जाते हैं। तो शिकायतों में जो वो समाधान करते हैं उसमें भी समस्याएं आने लगती हैं, ऐसा कभी कभी देखा जाता है। तथा शिकायत समाधान में तेजी लाई जा सकती है। अब क्या आता है, नौकरशाही स्तरों को कम करना। यह कार्य शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाकर किया जा सकता है। क्या करके, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान पर। सबसे पहले क्या है कि शिकायत दर्ज कराना ही कठिन काम है आपकी। देखिए क्या है कि नौकरशाही स्तरों को कम करना मतलब कि आपकी शिकायत जहां पहुंचनी चाहिए वहां पहुंच ही नहीं रही है। आप बस शिकायत कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, लेकिन वो लेटर जा ही नहीं रहा है, वहां जाना चाहिए उसको। तो इसलिए बोल रहे हैं कि नौकरशाही स्तरों को क्या करना है, कम करना है। और इसके लिए सबसे पहला काम क्या है कि शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया पहले सरल हो, पहले आसान हो। इसके लिए कागजी कार्रवाई और औपचारिकताओं को कम करना होगा। तथा तंत्र को सुलभ व नागरिक अनुकूल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट आता है, उदाहरण एग्जाम्पल देखिए, इन्होंने एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल आपको मन करे तो इसे याद रखिए, कहीं पर क्या काम आ जाए। सूचना एवं सुविधा काउंटरों की स्थापना है ना, कि जो है सूचना और सुविधा काउंटर होने चाहिए। उनका प्रभावी संचालन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं। उसके बाद क्या पॉइंट है कि समीक्षा और निगरानी ये चीज़ ना, ये आपको कई जगहों पे यूज करने का, ये सब कुछ ना जनरल पॉइंट होते हैं। तो जनरल पॉइंट हमेशा दिमाग में रखिए, कहीं पर ना कुछ समझ में आए तो उसको यूज कर लीजिए। एक मजबूत निगरानी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। यह समय समय पर लेखा परीक्षा और मूल्यांकन के जरिए शिकायत निवारण विभागों एवं अधिकारियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करेगी। ठीक है, अब एक आता है क्या, फीडबैक तंत्र। इसमें क्या है कि ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी संचालन के लिए महत्वपूर्ण प्रदर्शन संकेतक स्थापित करने की आवश्यकता है। उदाहरण की बात करिए, क्या, शिकायत पर प्रतिक्रिया समय, समाधान दर, नागरिक संतुष्टि। इसका मतलब समझिए थोड़ा सा। शिकायत पर प्रतिक्रिया दर मतलब शिकायत भेज दी गई, शिकायत पहुंच भी गई, लेकिन उसका कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। तो जो प्रतिक्रिया समय है वो थोड़ा कम होना चाहिए, मतलब तुरंत जो है आपको एक्शन होना चाहिए। अगर आपने शिकायत किया तो तुरंत एक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 साल बाद एक्शन हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समाधान दर, कि अगर 5 शिकायतें की गई हैं तो उसमें से कितने शिकायतें सॉल्व हुई हैं, या 100 शिकायतें की गई हैं उसमें समाधान कितना का हुआ है, ये चीज़। और नागरिक संतुष्टि
पता चला नागरिक जो है समाधान, शिकायत की है, समाधान भी हो गया, लेकिन नागरिक संतुष्टि नहीं हो पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, या उनको लग रहा है कि कोई जो है जो गलत किया है या जो कुछ इधर उधर काम चीज़ें हुई हैं गलत हुई हैं, वो कुछ गलत तरीके से उसको जो है सही के सिद्ध किया गया है। ऐसा कुछ संतुष्टि, मतलब कि नागरिक को जो संतुष्टि होनी चाहिए, कहना मतलब ये है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है कि प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना, प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना। इसमें क्या है, एआई का उपयोग शिकायतों को वर्गीकृत, प्राथमिकता देने तथा शिकायतों में ट्रेंड, विविध पैटर्न को पहचान करने, संसाधनों के आवंटन और नीतिगत समायोजन के में मदद करने हेतु डेटा विश्लेषण का उपयोग करने आदि के लिए किया जा सकता है। बस वैसे नॉर्मली ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि बातें समझ में आई होंगी, सारी कहानियाँ समझ में आई होंगी। आर्टिकल एक एक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सिलेबस ढंग से कंप्लीट करिए। बाकी मेहनत ही कर सकते हैं हम आपके लिए, और आप अपने लिए। रिजल्ट बताएगा कि मेहनत कितना ईमानदारी से किया गया है। बाकी तो हर कोई करिए, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। क्या है आगे का, जरा देख लेंगे टॉपिक क्या है। एकीकृत पेंशन योजना है, ये है एकीकृत पेंशन योजना। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना रखते हैं।